स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी की 73वीं पुण्यतिथि पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन उनके पैतृक गांव कफार तीर खतौली खाल में किया गया, जिसमें 23 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जबकि प्रचार प्रसार एवं जिला उच्चाधिकारियों की अनुपस्थिति में ग्रामीणों को शिविर का अधिक लाभ नहीं मिलने पर विकासखंड नारायणबगड़ के सुदूर पूर्वी क्षेत्र वीसी दरबान सिंह नेगी के पैतृक गांव कफारतीर व खतौली खाल में जिला स्तरीय बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप जिलाधिकारी थराली एवं ब्लॉक प्रमुख नारायणगढ़ यशपाल सिंह नेगी ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसमें स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, शिक्षा, उद्यान, वन सहित विभिन्न विभागों ने स्टॉल के माध्यम से विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया। बीमारियों का उस बच्चे को और जो उम्मीद पूरे कड़ाकोट क्षेत्र की जनता के लिए था कि यहाँ पर जनपद स्तरीय जो अधिकारी आएंगे और उसके निराकरण होंगे, लेकिन दुख की बात है कि जिस बहुउद्देशीय शिविर में श्रीमान जिलाधिकारी जी को रहना था, लेकिन शासकीय कार्यों के कारण वो उपस्थित नहीं हो पाए। और उनकी उपस्थिति में यदि एडीएम साहब या सीडीओ साहब भी होते तो कुछ इस क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण हो सकता था, लेकिन कतिपय कारणों के द्वारा वो यहाँ पर नहीं हो पाए। उनकी उपस्थिति दर्ज करवाने में श्रीमान उप जिलाधिकारी थराली जी ने यहाँ पर इस शिविर की अध्यक्षता की। पहले भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस वीसी दरबान सिंह जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इस जो सरकार की महत्वाकांक्षी जो योजनाएं है बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पर रखा तो गया, लेकिन आश्चर्य की बात और सोचनीय, विचारणीय और स्मरणीय करने वाला प्रश्न ये है कि वास्तव में कि इतने बड़े जाग पार्टियों न्याय पंचायत में और इतनी कम जनता का दिखाई देना अपने आप में एक निराशाजनक कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है। ये जबकि ये शिविर में कहीं ना कहीं इसमें सूचना विभाग के द्वारा भी कहीं ना कहीं चूक हुई है। जिलाधिकारी के महोदय से जो यहाँ पे लगाया गया है, तो यहाँ पे हमारे जो वीसी दरबान सिंह जी की जो है पुण्यतिथि है, उसकी के उपलक्ष्य में उन्हीं को जो है याद करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे जो है बड़े जोर शोर से यहाँ पे जो शिविर बहुउद्देशीय लगाया है। इसमें यहाँ पे जनता की 387 के लगभग जो है शिकायतें जो दर्ज की गई, इसमें मुख्य जो है शिकायतें जो है सड़क से स्वास्थ्य की रही, तो सभी लोगों ने इनके प्रति बहुत आक्रोश था कि सड़कें आए दिन हल्की सी बारिश भी होती है तो बंद हो जाती हैं। स्वास्थ्य का मैं भी था कि स्वास्थ्य की कोई यहाँ पे सुविधा है नहीं। इतने साल हो गए मांग करते करते, लेकिन एक पीएचसी, एडिशनल पीएचसी जिसको हम अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, उसकी व्यवस्था हमने कई बार लिखा है, कई बार हमने इस पर बात की, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। और सबसे बड़ी समस्या इस दूरस्थ क्षेत्र में यही है कि स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। व्यक्तियों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है, जिसमें सभी विभागों का, जिसमें एक मेडिकल कैंप भी यहाँ पे लगा था, तो होम्योपैथिक भी थे, एलोपैथिक भी थे, डॉक्टरों का भी लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया है। बाकी अन्य विभागों से भी लोगों ने स्कीमों का फ़ायदा उठाया। रुक करेंगे अगली खबर का। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय विकास सिंह सैनी और किसानों ने जिलाधिकारी को मांगों का ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के नाम से सौंपा गया। किसानों का कहना है कि अगर जल्द गन्ना मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो देहरादून जाकर पुतला दहन कर जमकर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार खुद लेगी। उन्होंने बताया कि हरिद्वार जिले में किसानों का उत्पीड़न लगातार हो रहा है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एक मामला खानपुर विधानसभा के चंदपुरी गांव से है, जहां पर किसानों की लाखों रुपए की खड़ी फसल पुलिस बल के साथ राजस्व विभाग ने बिना किसी नोटिस के तहस नहस कर दी, जिसको लेकर किसानों ने मोर्चा खोलने का अब ऐलान कर दिया है। हरिद्वार जिले के लोगों का जो पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा, एक तो उसे लेकर हम आज डीएम साहब से मिले और एक एसएसपी से जो यहाँ हम लोग आए, ये किसान है उधर चंद्रपुरी माड़ा बिल्ले की तरफ के। इन लोगों की जमीन जो 90 साल से इनके पट्टे थे, वो जबरदस्ती ढींगा मस्तीता बहाली है बिना किसी नोटिस के। इन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। इन किसानों की खड़ी फसल कम से कम लाखों रुपए का नुकसान हर किसान को है, जिन्होंने बेचारों ने वो उसमें फसल भी बोई, खाद पानी सब गिर रखा था।
रामनगर के कोसी रेंज के बेलगढ़ वन चौकी में तैनात वन कर्मी ने चेकिंग के दौरान यूरोलिप्टस में से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन को तेज रफ्तार से भगा ले गया। ये देख वन कर्मियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा किया तो रामनगर के काशीपुर रोड शिवलालपुर चुंगी के पास पकड़ लिया गया। वहीं कोसी रेंज के रेंजर शेखर तिवारी ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली से भरे यूकेलिप्टस के गिल्टे सहित चालक को हिरासत में ले लिया गया है। मौके से वन कर्मियों की टीम ने एक बाइक सहित और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद लकड़ी की कीमत करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इसकी ट्रॉली की सुबह खबर आई थी, उसका पीछा करके जो है हमने जो है वो शिवलालपुर चुंगी के समीप पकड़ी है। उसमें जो है 100 नग लकड़ी के हैं, एक मोटरसाइकिल, 2 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है जिनको जेल भेजने की तैयारी थी। इस बारे में तो ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता लगता। आगामी कावड़ मेले को लेकर जहां स्थानीय स्तर पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। शिव भक्त कावड़ियों के लिए जहां तमाम सड़कों की मरम्मत कार्य अंतिम दौर पर है, वहीं कावड़ियों के स्वागत के लिए भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार भी शिव भक्त कावड़ियों के स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। और वहीं हरिद्वार मेला नियंत्रक भवन में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने कहा, आज कांवड़ को लेकर के समीक्षा बैठक हुई है। इसमें पूरी तैयारियां हैं और इसमें जो ट्रैफिक प्लान की स्थिति हमने उसकी जानकारी प्राप्त की और यात्रियों के ठहरने और पार्किंग की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। जो क्षतिग्रस्त रोड हैं उनकी मरम्मत हो रही है और डामरीकरण हो रहा है, कार्य तेजी से चल रहे हैं। इसके साथ साथ कांवड़ियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोगों ने जायजा लिया है। जगह जगह कैंप बनेंगे और लोगों की जो है व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ मैंने आदेश दिए हैं कि हेलीकॉप्टर से जो है कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर चुके हैं। टिफिन बैठक में पार्टी के सीनियर नेता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और साथ ही लंच भी करेंगे। इसी कड़ी में उत्तराखंड के हल्द्वानी में टिफिन बैठक हुई, जिसमें नैनीताल सांसद और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी पहुंचे। अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं को बताया कि टिफिन बैठक के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दे रही है कि बीजेपी में नेता और कार्यकर्ताओं के बीच कोई भी फर्क नहीं है। बता दें कि पार्टी देश भर में इसी तरह के 4000 टिफिन बैठक करेगी, जो कि 3 घंटे तक चलेगी। हिंदुस्तान की जो एक पद्धति है हमारी, परिवार भाव, सब लोग खाना बनाते हैं और परिवार के सयाने लोग उनको परोसते हैं। सब बैठते हैं, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हों। तो वैसा ही स्वरूप यहाँ परिवार भाव का आज दिखाई देता है इन टिफिन बैठक में। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं टिफिन बैठक करते हैं। आपको पता होगा, जब वो संगठन मंत्री थे और फिर जब मुख्यमंत्री रहे तो बार बार टिफिन बैठकें हुई। ये आदमी को जोड़ता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक दूसरे को जोड़ते रहती है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ। निश्चित तौर पर इन 9 वर्षों के जो कार्यक्रम थे, जिस 9 वर्षों में जो कार्य हुए, उन कार्य को जन जन तक चलाने के लिए 1 माह का कार्यक्रम पार्टी द्वारा चलाया गया, जो कि 30 जून 2023 से प्रारंभ हुआ है। और इसी के तहत हमारे विभिन्न कार्यक्रम होने हैं और इसी के तहत एक पारिवारिक परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से भोजन लेकर आए, सहभोज का ये कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर अभी सभी हमारे परिवार के, भारतीय जनता परिवार से लेकर के जनता के लोग जो हैं वो विभिन्न घरों से अपने खुद ही बना करके विभिन्न प्रकार के मिलेट्स और व्यंजन अपने अपने लेकर आए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा सरकार के विधायक मदन कौशिक और नेताओं पर सबसे बड़ा लैंड जिहाद करने का आरोप लगाया है। करण महारा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि लैंड जिहाद के नाम पर सरकार के विधायक सबसे बड़ा लैंड जिहाद कर रहे हैं। करण महारा ने विधायक मदन कौशिक को सामने आकर अपना पक्ष रखने की मांग की है और साथ ही हाईकोर्ट के सेटिंग्स जैसे इस मामले की जांच कराने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अखाड़ा परिषद के महामंडलेश्वरों ने
पीएमओ से शिकायत करते हुए चेतावनी दी है कि अगर इसकी जांच नहीं हुई तो दिल्ली आकर धरना करेंगे। बुद्धिमत्ता को धन्यवाद देता हूं। असली बात यही है कि मदन कौशिक जी सांसद के दावेदार बनना चाहते हैं, ठीक है ना, तो साथ संत निपट जाए, आपस में झगड़ते रहें, संपत्ति के लिए झगड़ते रहें, आश्रमों के लिए झगड़ते रहें, हम आश्रमों में राजनीति करते रहें, तो ये उनका मंसूबा पूरा होना नहीं है। और हमने तो आज सुना है कि मदन कौशिक ने थ्रेट दी है कि महात्मा हमारा क्या कर लेंगे, विधायक से आगे के, विधायक से तो नीचे कुछ नहीं कर लेंगे। तो मैं उनको ये बता देना चाहे हूं, विधायक से आगे पैदल होते हैं, तो आप अगर पैदल होने की तैयारी करना चाहते हैं तो ठीक है, लड़िए महात्माओं से, महात्माओं के साथ दुर्व्यवहार करिए, लेकिन ये बात समझ लेना मदन कौशिक जी, आप तो कुछ नहीं है। रमेश पोखरियाल निशंक ने 20 आश्रम कब्जा किए थे, मुख्यमंत्री सिर्फ चली गई थी उनकी। हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस का कौन प्रत्याशी होगा, यह अभी तय नहीं हो पाया है। ऐसे में कांग्रेस की विधायक और हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावल, जो कि हरिद्वार ग्रामीण से विधायक है, उन्होंने अपने पिता का साथ देते हुए कहा है कि हरीश रावत को लोग हरिद्वार में बहुत पसंद करते हैं। वो हरिद्वार क्षेत्र में लोगों के घरों के अंदर तक हैं, हर व्यक्ति को नाम से पहचानते हैं। ऐसे में हरीश रावत हरिद्वार में एक मजबूत कैंडिडेट है। वहीं इस पर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा है कि विधायक अनुपमा रावत हरीश रावत को हरिद्वार सीट का प्रत्याशी किस आधार पर कह रही हैं। इससे पहले हरिद्वार की जनता हरीश रावत को कई बार नकार चुकी है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां से जीतने वाला है और हरीश रावत सिर्फ सपने ही देखते रह जाएंगे। हरीश रावत जी का हरिद्वार से बहुत गहरा संबंध है और मैं खुद की अगर बात करूं, मैं हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हूं। जिस तरीके से लोगों का, मैं खुद जब काम करती हूं तो लोग मेरे काम से पहले हरीश रावत जी के काम को याद करते हैं। वो कहते हैं उन्होंने ऐसा काम किया, आप भी ये कार्य करते हो तो बहुत अच्छा। तो हरीश रावत जी का हरिद्वार के लोग किस तरीके से उनसे स्नेह रखते हैं, किस तरीके से लगाव रखते हैं, तो जग जाहिर। देखिए, जिस प्रकार से हरिद्वार लोकसभा में माननीय हरीश रावत जी, हरक सिंह रावत जी ताल ठोक रहे हैं लोकसभा के आने वाले चुनाव के लिए, और साथ में अनुपमा रावत जी भी कह रही हैं कि मेरे पिताजी ही योग्य प्रत्याशी हैं। वो किस आधार पर कह रही हैं? क्योंकि हरिद्वार की जनता उनको कई बार नकार चुकी है। देहरादून में चाय बागान की जमीन को भाजपा कार्यालय बनाने के लिए फर्जी दस्तावेजों पर खरीदने के मामले में दिए गए नोटिस पर तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने एडीएम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। वहीं बिशन सिंह चुफाल ने कहा है कि जिस जमीन को लेकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी किया गया, उसके दस्तावेजों से बिशन सिंह चुफाल प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का नाम शामिल है, जबकि मौजूदा समय में वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि जमीन को चाय बागान की जमीन बताया जा रहा है, उसके सभी दस्तावेज के साथ दाखिल खारिज भी कराया जा चुका है, जबकि एमडीडीए ने इस जमीन पर नक्शा भी पास कर दिया है। बिशन सिंह चुफाल ने कहा है कि अगर इस जमीन पर कोई विवाद होता है तो एमडीडीए ने कैसे नक्शा पास कर दिया। पार्टी कार्यालय के लिए एडीएम के प्रशासन के कार्यालय से नोटिस मिला था, तो उस नोटिस का जवाब देने के लिए कल हम पार्टी के हमारे माननीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, हमारे कोषाध्यक्ष और अन्य महामंत्री पदाधिकारी के साथ बैठक हुई। तो उसका नोटिस का उत्तर देने के लिए मैं अभी 11 बजे यहाँ पर था। जो एडीएम के द्वारा प्रशासन की ओर से जो नोटिस मिला वो व्यक्तिगत बिशन सिंह चुफाल सन ऑफ श्री नारायण सिंह चुफाल के नाम से मिला, जबकि रजिस्ट्री हुई है बिशन सिंह चुफाल सन ऑफ नारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बलबीर रोड, इस नाम से रजिस्ट्री हुई। तो दाखिल खारिज में भी इसका नाम चला हुआ है। प्राधिकरण के उप सचिव और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के द्वारा अवैध जमीन की खरीद फरोख्त में लिप्त भू माफियाओं और बनाई गई अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं ऋचा सिंह द्वारा हल्द्वानी के गोलाजाजी क्षेत्र में बिना जिला विकास प्राधिकरण की अनुमति के बन रही 2 कॉलोनियों का खुद निरीक्षण किया गया और उनकी नपाई कर उनको फिलहाल सील कर दिया गया है। वहीं ऋचा सिंह ने बताया कि दरअसल गोलापार क्षेत्र में हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाना है,
जिसके बाद से क्षेत्र की जमीनों की खरीद फरोख्त और रजिस्ट्री के दौरान स्टाम्प शुल्क में चोरी सहित कई प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी, जिस पर उनके द्वारा जमीनों की जांच की जा रही है। देखिए, समय समय पर जहाँ कहीं भी अवैध रूप से बिना अप्रूव कराए जो कॉलोनी लोग काट रहे हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड को बिना नक्शा पास कराए सेल आउट कर रहे हैं, ऐसे में लगातार हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा भी इसमें आदेशित किया गया है कि कार्रवाई करते रहें। और लोगों के जनहित से भी जुड़ा मामला है, क्योंकि कॉलोनी कटने के बाद अगर अप्रूव नहीं है तो उसके नक्शा पास करने में भी समस्या होती है, क्योंकि सारा स्थान बेचने के बाद ना तो पार्क के लिए जगह बचती है, ना जो मानक हैं उनके लिए कोई स्थान बचता है। तो इसलिए कॉलोनी को अप्रूव कराना आवश्यक है। और इसी के क्रम में आज ये गोजाजाली में 2 कॉलोनियों को चेक किया गया है, जिसमें इनके पास कोई भी नक्शा अप्रूव नहीं है। मौके पर इन्होंने अभी रोड डालकर इसमें अपनी कॉलोनी की शुरुआत कर दी है। तो उत्तराखंड में ड्रग फ्री उत्तराखंड पखवाड़ा मनाया जा रहा है। वहीं डीजीपी की अगुवा में पुलिस अधिकारियों की अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी ने उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने की शपथ ली है। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि उत्तराखंड को हर हाल में ड्रग फ्री बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बैठक में कई स्टेक होल्डर समेत विभागों को भी शामिल किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम धामी के कड़े निर्देश हैं कि ड्रग्स के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया जाए, जिसके लिए पुलिस लगातार काम कर रही है और पुलिस के सभी सेल्स को मजबूत किया जाएगा ताकि इस अभियान को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने बताया कि डिमांड को रोकना भी एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए पुलिस का प्रयास लगातार जारी है। जा रहा है और सरकार का भी मानना है कि 2025 तक जो है उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाना है। किस तरीके से सर बैठक रही और क्या कुछ? ये एंटी ड्रग्स पखवाड़ा चल रहा है अभी पूरे देश भर में एंटी ड्रग्स जागरूकता के लिए, और उसी के तहत ये आज हमने सेमिनार किया है, जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया, विभिन्न विभागों को शामिल किया गया, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर वालों को बुलाया, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, सबको बुलाया। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड एसटीएफ ने दिल्ली के अशोकनगर से एलआईसी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल देहरादून में राजेंद्र नगर निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ एक युवक ने पॉलिसी मैच्योरिटी के नाम पर 43 लाख रुपए से ज्यादा की रकम ठग ली है, जिसके बाद से टीम ने जांच शुरू कर दी और ठगी करने वाले आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 6 मोबाइल, कई सिम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और डीए के साथ साथ 47,000 रुपए नकद और 2 रजिस्टर के साथ साथ एक चेक बुक भी बरामद कर ली गई है। बहुत सारा डेटा आज की डेट में डिजिटल मीडियम पर उपलब्ध होता है। कई सारी पहले पूर्व में भी इस तरह की कंप्लेंट्स आई थी। कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि पैसे देकर आप डेटा खरीद सकते हैं। तो अभी जो इनसे जानकारी आई है कि एक अलग से टीम बनी हुई है जो कि डेटा मैनेज करती है, जो डेटा अक्वायर करती है। तो इससे जो लीड मिली है उसके आधार पर उन व्यक्तियों को भी पकड़ा जाएगा और उनसे पूछताछ में आगे क्लियर होगा कि उनके पास डेटा कहाँ से है। आगे कार्रवाई की जाएगी, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी और जो भी इन्होंने इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी अटैच की है उसको भी जब्त कराया जाएगा। साथ ही जैसा मैंने बताया कि इनके ऑल ओवर इंडिया के लिंकेजेस निकाले जाएंगे। ये बेनिफिट मिल जाएगा या अब खबर सितारगंज से, जहां पुलिस ने रैकेट कंपनी के चोरी हुए सामान के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 21 जून को लखा सिंह ने सितारगंज कोतवाली में एक शिकायती पत्र सौंपा था, जिसमें कंटेनर चालक फिरासत को रैकेट कंपनी के कंटेनर में व्हीट क्रीम आदि सामान शिमला, पिस्तौर, रुद्रपुर में कंपनी के वेयर हाउस में उतारने के लिए भेजा था, लेकिन कंटेनर चालक कंटेनर को 8 घंटा देरी से पहुंचाया। वहीं भेजे गए कंटेनर में फुल 31 पैकेट के अंदर 372 पीस कम पाए गए। वहीं सितारगंज पुलिस ने ट्रांसपोर्टर लखा सिंह की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही चोरी के सामान के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उसमें क्रीम और बहुत सा सामान बनता है
तो इससे इसमें ट्रक ड्राइवर था उनका जो माल लेके जा रहा था, उन्होंने 31 पैकेट और जिसमें 372 पीस थे वो चोरी कर लिए थे और उस चोरी के माल को स्विफ्ट डिजायर से कहीं भेजने जा रहे थे। सूचना पर पुलिस द्वारा पकड़ा गया और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। 3 अभियुक्त पकड़े गए। अब खबर चमोली से, जहां यूके बटालियन एनसीसी के 10वें वार्षिक शिविर का आयोजन किया गया। ये आयोजन विकासखंड पोखरी के अटल उत्कृष्ट विद्यालय नागनाथ में किया गया। कार्यक्रम में छात्रों को नायब प्रशिक्षण दिया गया। इस शिविर में 550 कैडेट शामिल हुए, जिनमें 320 बालक और 230 बालिका कैडेटों ने हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश रावत ने सभी को जानकारियां दी। वहीं उन्होंने बताया कि सभी कैडेट्स को अनुशासित रहना चाहिए और कैंप की कठिनाई से छात्र कैसे जीवन में आगे बढ़ें, इसके अनुभव भी उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान साझा किए। ये मेरा लगातार दूसरा कैंप है। नागनाथ पोखरी में तकरीबन 550 बच्चे इस समय कैंप में शामिल हैं और कैंप के दौरान कैडेट्स को कैंप के जीवन जीने का अनुभव होता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास, भाईचारे और एक दूसरे की मदद करने की भावनाएं और प्रखर होती हैं। विभिन्न कैंप एक्टिविटीज़ के दौरान हम उन्हें फायरिंग, अनुशासन और नेशनल वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं। कैंप तकरीबन 30 तारीख को समाप्त हो जाएगा। कैंप के दौरान कुछ परेशानियां आईं, पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से छोटी मोटी समस्याएं दूर हो गई। कैंप में सभी का बहुत बहुत सहयोग मिला। जी, मैं महल चौरी वन के बटालियन को ऑफिसर से हूँ और ये कैंप यहाँ पर 21 तारीख से और 30 तारीख तक संपादित होगा। कैंप के दौरान बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, जैसे उनको फायरिंग, हेल्थ एंड हाइजीन और स्किल डेवलपमेंट्स और एक समूह में रहना, एकता में रहने की जहाँ तक बात होती है, उसके अंदर बच्चों को बहुत सारी स्किल उनकी डेवलप की जाती है, ड्रिल सिखाई जाती है, ताकि वो अपने जीवन में इस प्रकार के गतिविधि में योगदान। एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर सेना से रिलेटेड बच्चों को सब कुछ सीखने को मिलता है। ये थोड़ा छोटे लेवल पे होता है, क्योंकि यहाँ पर JWJD जो 9th-10th में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ये भी होते हैं। तो हम सीनियर डिवीज़न वाले हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको सिखाएं जो हमने सीखा है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है आज तक। मैं फर्स्ट ईयर में जब थी, तो फर्स्ट ईयर में मतलब हमने बहुत सीखा है। मुझे लगता था एनसीसी में सिर्फ रगड़ा है, क्योंकि हमें जब हमने कैंप किए तो हमें पता चला कि एनसीसी में बहुत कुछ है। जब से मैं एनसीसी में आया हूँ, तो ये मेरा इस विद्यालय में एज ए कोऑर्डिनेटर मेरा ये 9वां कैंप है और इसमें बहुत सारी जो गतिविधियां हैं वो समय समय पर होती रहती हैं और जो हमारे साथ के जो एनसीसी का स्टाफ है उनका और पूरे जनपद के जो ANOs वगैरह उनका बड़ा सहयोग मिलता है। और इसी के साथ ही उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।